हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदर हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि सन 2017 यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। हमारा ये लेसन पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे 4 युग्म हैं जिसमें सीखने का सिद्धांत और उसके प्रवर्तक दिए हैं। पहले युग्म की बात करें तो इसमें है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और इसके परिवर्तक में थॉर्नडाइक का नाम है। तो क्या ये युग्म सही है? जी हाँ दोस्तों, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत की बात करें या फिर सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात करें या फिर SR थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी की बात करें तो ये सभी एक ही सिद्धांत के नाम है जिसके प्रवर्तक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं। यानी कि ये वाला जो युग्म है वो सही है। दूसरे युग्म की बात करें तो इसमें दिया है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और इसके प्रवर्तक कौन है? BF स्किनर है। जी हाँ दोस्तों, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था। तो ये वाला युग्म भी सही है। तीसरा युग्म है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत। सीखने के क्लासिकल सिद्धांत को हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को दिया था IP पावलोव यानी कि इवान पेट्रोविच पावलोव ने। कब दिया था? सन 1904 में दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। कुत्ते की लाल ग्रंथियों का ऑपरेशन करके उसके सामने 2 उद्दीपक रखे। कृत्रिम उद्दीपक में घंटी बजाई और प्राकृतिक उद्दीपक में उन्होंने खाना दिया। कई बार यही प्रोसेस अपनाने के बाद, घंटी और खाना देने के बाद उन्होंने ये देखा कि कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या किया, जो कृत्रिम उद्दीपक था सिर्फ वही दिया और प्राकृतिक उद्दीपक यानी कि खाना को हटा लिया। तो सिर्फ घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह से उतनी ही लार टपकी जितना कि वो खाना और घंटी दोनों को देखने पे टपकाता था। तो इस प्रयोग के रिजल्ट पर IP पावलोव ने यह निष्कर्ष दिया कि अगर हम किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार दोहराते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात करें या फिर अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत या फिर सीखने के क्लासिकल सिद्धांत की बात करें तो ये सभी सिद्धांत एक ही हैं जिसके प्रवर्तक IP पावलोव हैं। यानी कि ये वाला युग्म भी सही है। जबकि सीखने के समग्र सिद्धांत की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है वो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम लोग गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने दिया था। जबकि यहाँ पे हल का नाम है जो कि गलत है। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा? चौथे वाले ऑप्शन को हम लोग सही जवाब के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि किनको सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है? दोस्तों, गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन शास्त्र क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सुजनन शास्त्र के अगर मैं सुजननकी के शब्द की बात करूं तो पहली बार इसका जो प्रयोग किया गया था वो 1883 में किया गया था। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। इसीलिए फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सुजनन शास्त्र में मानव के आनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधी अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो हेरिडिटी से रिलेटेड जो गुण होता है उसमें सुधार से रिलेटेड स्टडी की जाती है सुजनन शास्त्र में। तो सुजनन शास्त्र के पिता कौन हो गए? फ्रांसिस गाल्टन हो गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ग्रंथियों के आधार पर पर्सनालिटी की जो टाइप्स हैं उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उस पर चर्चा की थी कैनन नामक मनोवैज्ञानिक ने। अगला सवाल यह है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। यहाँ पे सृजनात्मकता की एक परिभाषा दी जा रही है कि ये क्या है? ये जो हमारे मौलिक परिणाम हैं उनको जो हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, उसको जो एक्सप्रेस करने की हमारे जो मेंटल प्रोसेस है उसको सृजनात्मकता कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी? क्या कोल और ब्रूस ने दी, ड्रवहल ने दी, डीहान ने दी या फिर क्रो ने दी? तो दोस्तों यहाँ पे जो परिभाषा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की
अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये जो परिभाषा है वो क्रो एंड क्रो ने दी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोल और ब्रूस की बात करूँ तो इन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी जो कि बाल्यावस्था से संबंधित है। इन्होंने बाल्यावस्था के संदर्भ में ये कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। दोस्तों, विद्रोह की भावना की जब भी बात होती है तो हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है? किशोरावस्था की तरफ जाता है। किशोरावस्था के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन किसने किया? स्टेनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। उन्होंने सन 1904 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ही एडोलसेंस था। इसमें उन्होंने किशोरावस्था के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया किशोरावस्था के संदर्भ में कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस ऑप्शन में देखें तो किशोरावस्था को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो आंसर तो किशोरावस्था ही होगा, इसी में विद्रोह की भावना होती है। तो अब इन दोनों में पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था में कौन सा आंसर सही है? तो दोस्तों, अगर मैं पूर्व किशोरावस्था की बात करूं तो पूर्व किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 10 से 14 साल के बीच की जो उम्र होती है उसको हम लोग पूर्व किशोरावस्था के रूप में जानते हैं। इस उम्र में क्या होता है? इस उम्र में बच्चों के शारीरिक और मानसिक संरचना में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है, यानी कि बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है और इस उम्र में बच्चों में स्वयं की पहचान की भावना विकसित हो जाती है, यानी कि बच्चों में अहम की भावना हो जाती है। इसी कारण पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था में? पूर्व किशोरावस्था में पाई जाती है। किशोरावस्था से संबंधित एक और कथन मुझे याद आ रहा है, किलपैट्रिक महोदय का कहना है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि सीखने की वो अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? दोस्तों, जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं और उस टाइम पीरियड में बच्चों में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो उस अवधि को हम लोग सीखने का पठार कहते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है IQ निकालने का फार्मूला। तो दोस्तों, IQ निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है वास्तविक आयु बटा में मानसिक आयु गुणे 100। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100, ये फार्मूला होता है। फार्मूला होता है MA/CA × 100। ठीक है, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। अगर मैं आपसे कहूँ एक बच्चे की मेंटल जो एज है वो 12 साल है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है तो उसका IQ कितना होगा? कमेंट करके आप बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछे जा रहा है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, एडवर्ड एच थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के प्रयोग के लिए इन्होंने बिल्ली को चुना था और उद्दीपक के रूप में मछली के टुकड़े को लिया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो दोस्तों, सामान्य संयुक्त कोशिका की बात करें तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। अगला सवाल ये है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की बात करूं तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था BF स्किनर ने। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 सवालों को डिस्कस किया जो कि सन 2017 यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आपको सवाल समझ में आ गए हैं तो कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड 10 और सवाल हम लोग अपनी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।